सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। अगर तुम्हारा इंग्लिश के एग्जाम में 50, 55 या 60 आने वाला है और तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारा कम से कम 10 नंबर बढ़वा दूंगा, तुम्हें कम से कम 70 से 75 दिलवा दूंगा। अब एक एग्जाम्पल से समझो, दो बच्चे हैं, एक बच्चा एक्स है, एक बच्चा वाई है। दोनों सेम टाइम के लिए पढ़ते हैं, दोनों सेम टाइम के लिए खेलते हैं, दोनों सेम टाइम में खाते हैं, लेकिन फिर भी एक्स का वाई से ज्यादा मार्क्स आता है। इसलिए नहीं क्योंकि एक्स ज्यादा स्मार्ट है या ज्यादा तेज है, बट इसलिए क्योंकि एक्स को पता है कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से कैसे लिखकर पेपर प्रेजेंटेशन करना है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। वही वाई को ये सब चीजें नहीं पता है और इसलिए वाई का एक्स से 10-15 मार्क्स कम आता है। एंड मुझे पता है तुम में से मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम होगी, जिसे मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छे मार्क्स तो सब डिजर्व करते हैं और इतना मेहनत कर ही रहा हूं तो तुम लोग का कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूं। और लाइक करना मत भूलना। हाँ, आज के वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉपर्ली पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा, जिससे तुम्हारे मार्क्स तो इंप्रूव होंगे ही, लेकिन मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा ताकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। एंड मैं तुम्हें एक ऑनेस्टली चीज बताता हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा लेंदी आता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ है ना कि मैथ्स का पेपर या कोई और पेपर इंग्लिश के पेपर से ज्यादा लेंदी आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा लेंदी होता है और अगर तुम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ इंग्लिश के पेपर को नहीं करोगे तो तुम्हारा पेपर छूटेगा। खैर, तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे एक और चीज, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का पेपर प्रेजेंटेशन सेम ही होगा, बस राइटिंग सेक्शन को छोड़कर। 10th वालों का राइटिंग सेक्शन अलग आता है और 12th वालों का अलग आता है। तो जहां पे मैं 10th का राइटिंग सेक्शन बताऊंगा वो 12th वाले स्किप कर लेना, और जहां पे मैं 12th वाले का राइटिंग सेक्शन बताऊंगा वो 10th वाले स्किप कर लेना। वैसे मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो और तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें डायरेक्टली पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊं, तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम रियल बोर्ड एग्जाम से पहले अपने घर में भी बिल्कुल वैसा ही बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन के साथ जैसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, और बिल्कुल सेम OMR आंसर शीट के साथ जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, प्लस मार्किंग स्कीम के साथ, ताकि तुम अपने आंसर्स लिखने के बाद अपने खुद के आंसर्स को चेक कर सको, वो भी बिल्कुल उसी वे से जिस वे से तुम्हारे बोर्ड्स के आंसर शीट चेक होते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट, अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स को घर में देना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, ताकि रियल बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में तुमको बिल्कुल भी डर ना लगे और तुमसे कोई भी गलती ना हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो। चाहे तुम 10th के स्टूडेंट हो, चाहे तुम क्लास 12 के साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें सिर्फ एडुकार्ट के प्रयास बुक को ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसे आने में 2 से 4 दिन लगेंगे। तो अगर तुम्हारे एग्जाम आने में टाइम है तो प्लीज इसे ऑर्डर करके एक बार ट्राई जरूर करना। इस बुक में तुम्हारे हर मेजर सब्जेक्ट के, बस इंग्लिश के नहीं, हर मेजर सब्जेक्ट के 2 सैंपल गेस्ट पेपर है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट को देख लेते हैं। ओके, तो तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल 3 घंटे का होता है, मतलब 180 मिनट्स का होता है, प्लस तुम्हें 15 मिनट रीडिंग के लिए टाइम भी दिया जाता है। अब तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक क्लास 10th के लिए और एक क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो जो क्लास 10th का इंग्लिश पेपर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक रीडिंग सेक्शन, एक ग्रामर सेक्शन, एक राइटिंग सेक्शन और एक लिटरेचर सेक्शन। वहीं जो क्लास 12th का इंग्लिश पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। क्लास 10th का जो पूरा रीडिंग सेक्शन होता है वो 20 मार्क्स का आता है, जिनमें 2 पैसेज होते हैं 10-10 मार्क्स के। वहीं क्लास 12th का जो रीडिंग सेक्शन होता है वो टोटल 22 मार्क्स का होता है, जिनमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसके बाद हम आते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन पे। क्लास 10th का जो राइटिंग सेक्शन होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक तुम्हारा फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन होता है और एक तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है। वहीं जो तुम्हारा क्लास 12 का राइटिंग सेक्शन होता है उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं, जो कि तुम्हारा टोटल हो जाता है 18 मार्क्स। टेंशन मतलब, वीडियो को ध्यान से देखो, आगे मैं तुम्हें हर सेक्शन को डिटेल में कवर करने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है और कैसे लिख कर आना है ताकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले। ओके, इसके बाद जो हमारा लिटरेचर सेक्शन होता है वो क्लास 10th और 12th के लिए सेम मार्क्स का आता है, वो होता है 40 मार्क्स, और इसमें तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और पैसेज वाले क्वेश्चंस भी गिवन रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम हमारे फाइनल सेक्शन में, जो कि सिर्फ क्लास 10th के लिए होता है, वो होता है ग्रामर सेक्शन। क्लास 12 में कोई भी ग्रामर सेक्शन नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। क्लास 10th का जो ग्रामर सेक्शन होता है वो सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। ओके, तुम्हारा पूरा पेपर कैसे डिवाइडेड होता है और उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, फिर हम राइटिंग सेक्शन का भी बात करेंगे और फिर हम लिटरेचर सेक्शन का भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि तुम्हें ये 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तुम्हें 8 से 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर का एक ग्लिम्स ले लेना है और उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं या जिन्हें तुम नहीं करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें पूरा का पूरा इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता है। हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। उसमें लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12 या अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब कि इन 5 क्वेश्चंस में से 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या इन 12 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर इन 2 क्वेश्चंस में से एक ही अटेम्प्ट करना है। मैं हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूं जिन्हें ये भी नहीं पता होता
एंड वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना पेपर गवा देते हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश ऑलरेडी इतना लंबा होता है, ऊपर से वो सारा का सारा अटेम्प्ट करने लगते हैं। तो इसलिए तुम्हें पहले 8 से 10 मिनट में उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं या जिन्हें तुम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, ताकि जब तुम्हारे ये 15 मिनट खत्म हो और तुम आंसर्स को लिखना स्टार्ट करो तब तुम बीच में फंसो ना, ताकि जब तुम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, मतलब आंसर्स लिख रहे हो, तब उन हार्ड क्वेश्चंस पे अपना दिमाग ना खपाओ, वरना तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए 5 से 7 मिनट बच जाएगा। इन 5 से 7 मिनट में तुम पूरा का पूरा अनसीन पैसेज तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उनके क्वेश्चंस को तो पढ़ सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लोगे, तो जब तुम अनसीन पैसेज को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे। मतलब मैं तो अपने टाइम में यही टेक्निक यूज करता था एंड मुझे काफी हेल्पफुल लगता था, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा। अगर इसके बाद भी तुम्हारा टाइम बच जाता है तो पहला अनसीन पैसेज को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और ऐसे ही तुम अपना 15 मिनट यूटिलाइज करोगे जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए दिया जाता है। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि तुम वो 3 घंटा कैसे यूटिलाइज करते हो जो तुम्हें लिखने के लिए दिया जाता है। तो अब तुम चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, तुम्हें रीडिंग सेक्शन में 30 से 40 मिनट के बीच में ही देना है। मतलब तुम्हें एक पैसेज में 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अब नीचे यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ टिप्स दिया हुआ है ताकि तुम अनसीन पैसेज को जल्दी सॉल्व कर पाओ। पहला टिप वही है कि तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। दूसरा टिप है कि पैसेज में जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उन हार्ड वर्ड्स को छोड़ दिया करो। उन हार्ड वर्ड्स के पीछे ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। अगर तुम उन हार्ड वर्ड को ढक कर भी पूरा लाइन पढ़ोगे ना, तब भी तुम्हें उस लाइन का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक पुराना वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है। ओके, तो घोस्ट नेट्स आरंट सुपरनैचुरल बट दे आर लेजिटिमेटली स्केरी। यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दो। सपोज मान लेते हैं तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, चलो इसको इग्नोर करते हैं। तो क्या इस वर्ड को, इस हार्ड वर्ड को इग्नोर करने के बाद तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? लेट्स सी, घोस्ट नेट्स आरंट सुपरनैचुरल बट दे आर स्केरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर तुम इस वर्ड को, इस हार्ड वर्ड को इग्नोर भी कर दोगे तब भी तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पर भी, जब भी पैसेज आए एंड तुम्हें लगे कि इसमें ये हार्ड वर्ड है जो मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हार्ड वर्ड की वजह से रुकना मत, बट दे आर ऐसे मत करना, ठीक है। डायरेक्ट उस हार्ड वर्ड को इग्नोर करना और आगे पढ़ लेना। एक लाइन को पूरा पढ़ना, उसके बाद उस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करना। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे तुम्हें हार्ड वर्ड को इग्नोर करके पूरे लाइन को पढ़ना है और उसका मतलब समझना है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे जो अनसीन पैसेज का थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर डायरेक्टली वो लोग पैसेज से उतार कर लिख देते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसका आंसर तुम्हें डायरेक्टली पैसेज में मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डायरेक्टली उस आंसर को उतार कर लिख देना है। कभी भी ऐसा मत करना। सीबीएसई हर साल कहते हुए आया है कि अगर तुम डायरेक्टली आंसर चेपोगे ना पैसेज से, तो तुम्हारा मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर तुम्हारे एग्जामिनर का मूड बहुत ज्यादा अच्छा है तभी वो तुम्हें मार्क्स देगा, वरना वो तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। तुम्हें अपने वर्ड्स में आंसर को लिखना है। तुम्हारा जो पैसेज होता है वो सिर्फ हेल्प के लिए होता है, वहां से आंसर चेपने के लिए नहीं होता है। तुम वहां से बस हेल्प ले सकते हो, आंसर को समझ सकते हो और उसके बाद अपने वर्ड में कन्वर्ट करके आंसर को लिखना होता है। तो आई होप सो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है और मोस्टली तुम्हारा मार्क्स कैसे कटता है। बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो 10th और 12th वालों, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दोनों अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग राइटिंग सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 10th का राइटिंग सेक्शन देखेंगे, फिर 12th का देखेंगे। तो 12th वाले यहाँ पे स्किप कर लेना। 10th वालों, तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चन फॉर्मल लेटर राइटिंग के होते हैं और 2 क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ के होते हैं। लेकिन इन 4 क्वेश्चंस में तुम्हें सिर्फ अटेम्प्ट 2 ही करना होता है। तुम्हें फॉर्मल लेटर राइटिंग का 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और एनालिटिकल पैराग्राफ का 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो तुम अपने मन से तुम्हें जो भी क्वेश्चन इजी लगता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये दोनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वैसे एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे करना है उसका मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो ला चुका हूँ। 18 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस 18 मिनट से तुम्हें 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को जाके ध्यान से देखो, प्रॉपरली देखो और नोट्स बना लेना। जो भी उस वीडियो में मैंने बताया है या दिखाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो। इसके अलावा ये जो तुम्हारा फॉर्मल लेटर राइटिंग का वीडियो है, ये तुम्हें 15 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। तो अगर तुम इस वीडियो को 15 फरवरी के बाद देख रहे हो तो सीधा यूट्यूब में जाके सर्च करो फॉर्मल लेटर राइटिंग बाय एजुकेशनल भैया, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उसमें भी मैं तुम्हें प्रॉपरली फॉर्मेट भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि बॉडी में क्या क्या लिखना है। जो मैं बताऊंगा वो लिख कर आ जाना, तुम्हें पूरे 5 के 5 मिल जाएंगे। तो तुम्हें ये दोनों क्वेश्चंस को 15-15 मिनट में सॉल्व करने हैं। अगर तुम 20-20 मिनट में भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना 15-15 मिनट में ही करने का। इसके बाद तुम्हारा 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन खत्म होता है। अब हम आते हैं तुम्हारे ग्रामर सेक्शन में। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं इस साल तुम्हारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट नहीं करवा पाया। आई विल ट्राई कि मैं तुम्हारे बोर्ड से पहले कुछ टॉपिक्स डाल दूं या कोशिश करूंगा सब कुछ पढ़ाने का, बट ये डिपेंड करता है कि टाइम कैसे मैनेज हो पा रहा है और वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ। बट ठीक है, आई विल ट्राई। ओके,
लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा ग्रामर सेक्शन इजी आता है। वन लाइनर आंसर या फिर वन वर्ड आंसर होता है, मतलब तुम्हें सिर्फ एक लाइन या फिर एक वर्ड में आंसर देना होता है। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब तुम 10 लाइन में आंसर देकर 10 मार्क्स ले सकते हो। इनमें तुम्हारे टॉपिक्स है डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप सो तुम्हें 10 लाइन लिखने में 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें 20 मिनट दे रहा हूँ। तुम अपने पूरे ग्रामर सेक्शन को आराम से 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से नीचे देखो, मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। वो ये है कि तुम्हें राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन एक पेज में लिखना है। मतलब कभी भी लेटर या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ को आधे पेज से स्टार्ट मत करना, कंजूसी मत करना। तुम्हें बोर्ड एग्जाम में जाके पेपर नहीं बचाना है। अच्छे से फ्रेश पेज में स्टार्ट करना, ऊपर हेडिंग देना लेटर राइटिंग, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। सेम एनालिटिकल पैराग्राफ के साथ भी वैसा ही करना, एकदम फ्रेश पेज से स्टार्ट करना और कोशिश करना तुम एक पूरे पेज में लेटर राइटिंग या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ लिख लो, दूसरे पेज में ना जाना पड़े। और खास करके तुम्हारा जो लेटर राइटिंग का बॉडी फॉर्मेट होता है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा 15 तारीख को, उसे बार बार प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एकदम रटवा दूंगा, सेम टू सेम लिखकर आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट पॉइंट, तुम्हें अपने से खुद से कुछ भी बॉडी या कंटेंट पे ऐड नहीं करना है। तुम्हें कहानी बनाकर नहीं लिखनी है। पहले जब तुम लोग क्लास 7, 8 में 6 में होते होगे तब स्टोरी राइटिंग आता होगा, अब स्टोरी राइटिंग नहीं आता। इसलिए जितना डिटेल्स तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है उसी डिटेल्स में बना चढ़ाकर तुम्हें लिखना है। खुद से कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड नहीं करना है। ये चीज जिनके दिमाग के ऊपर से जा रहा है वो लोग प्लीज एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो देख लो और मेरा फॉर्मल राइटिंग का वीडियो भी देख लेना। सो बेसिकली क्लास 10th वालों, तुम्हें अपने राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में मिलाकर 50 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अब क्लास 12th वालों, तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से तुम्हें सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें राइटिंग सेक्शन में फ्री फोकट के मार्क्स मिलते हैं। तुम्हारा राइटिंग सेक्शन सबसे इजी पार्ट होता है पूरा पेपर का। पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे तुम्हें 8 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइटिंग सेक्शन के अंदर नोटिस राइटिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, जो भी तुम्हें इजी लगे। फिर इन्विटेशन एंड रिप्लाई के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। फिर लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन में से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। मतलब तुम लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन में कोई एक भी ढंग से पढ़कर चल जाओगे ना, तो तुम यहां से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तुम्हें दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूंगा, कोढ़ियागिरी मत करो, दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना अगर टाइम है तो। इसके बाद आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहां पर भी अगर तुम आर्टिकल और रिपोर्ट में से कोई एक पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो दोनों ही इजी है, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि दोनों में से ज्यादा इजी कौन सा है, तो मैं तुम्हें आर्टिकल बोलूंगा। क्योंकि मान के चलते तुम आर्टिकल राइटिंग पढ़ के गए और रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा इजी आ गया, आर्टिकल राइटिंग हार्ड आ गया तुम्हारे लिए, तब क्या करोगे उस केस में? तो इसलिए पढ़ के सब जाना, वहां पर जो इजी लगे उसे अटेम्प्ट करना। लेकिन यहां पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारा नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन एंड रिप्लाई कंपलसरी है। लेकिन ये दोनों ही टॉपिक, नोटिस राइटिंग एंड इन्विटेशन एंड रिप्लाई, तुम्हें 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो इजिली तुम दोनों ही चीज 10-10 मिनट में कर सकते हो। ऑब्वियसली यार, 50 वर्ड्स लिखने में कितना टाइम लगेगा? 50 वर्ड्स मतलब कि 7-8 लाइन। तो इन सब के जो तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं वो 120 से 150 वर्ड्स के बीच में करने होते हैं। तो आई एग्री, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट आराम से जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे 4 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस को तुम्हें 10-10 मिनट में करना है, 20 मिनट में, और बाकी के 2 क्वेश्चंस को मान लेते हैं तुम्हें 20-20 मिनट लग रहा है, तो तुम्हें 40 मिनट में वो टोटल कर लेना है। तो टोटल तुम्हारे चारों क्वेश्चंस का हो गया 1 घंटा। तुम्हें आराम से राइटिंग सेशन को 1 घंटे में अटेम्प्ट करना। जल्दी हो जाता है तो भी अच्छा। फिर अगला सवाल आता है कि तुमने पढ़ा नहीं है तो कहां से पढ़ोगे? तो मैं ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स पे प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेट और बॉडी में क्या लिखना है ताकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। अगर मान लेते तुम रट कर भी चले जाओगे ना उन्हें, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि उन 15 मिनट के वीडियोस को मैंने इस वे में बनाया है कि तुम्हारा 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। सिर्फ YouTube में जाना, सर्च वाला बटन दबाना, सिर्फ टॉपिक के आगे एजुकेशनल भैया लगा देना, नोटिस राइटिंग बाय एजुकेशनल भैया, लेटर टू एडिटर बाय एजुकेशनल भैया, आर्टिकल राइटिंग बाय एजुकेशनल भैया, तुम्हें मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको राइटिंग सेक्शन एकदम टाइम मैनेजमेंट के साथ अटेम्प्ट करना है। और रही इनकी प्रेजेंटेशन की बात, तो वो आपको इनकी डेडिकेटेड वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू किया तो ये वीडियो 1 घंटा का बनेगा। अब हम लोग लिटरेचर सेक्शन का बात करते हैं। इसमें मैं तुम्हें डिटेल में पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा। अगर तुम इस वे से अपने आंसर्स को लिखते हो तो तुम्हें अपने एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, आपके लिटरेचर सेक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है 1 मार्कर क्वेश्चन, जो आपके स्टोरी का एक पार्ट दे देगा या पोएम का एक पार्ट दे देगा, फिर उससे क्वेश्चन पूछता है, वो आपको 1 लाइन में आंसर करना होता है, वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा टाइप होता है 2 मार्कर क्वेश्चन एंड तीसरा टाइप होता है 5 मार्कर क्वेश्चन। वैसे तो 1 मार्कर क्वेश्चन के आंसर्स को आप डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हो, जो आपका आंसर है वो लिख सकते हो, लेकिन जो 2 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना, उनके आंसर्स को आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना होता है। मतलब कि आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन देना होता है। अब ये चीज कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा लिखते हो तो तुम्हारा टीचर तुम्हें फुल मार्क्स जरूर देगा। अब ऐसा कैसे करना है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो, इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे तुम अपने एग्जामिनर को बता सकते हो कि तुम्हें इस चैप्टर के बारे में, इस चीज के बारे में पता है। तुम इंट्रोडक्शन के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में तुम्हें डायरेक्टली अपने आंसर्स को लिखना होता है।
एंड फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में तुम्हें अपने पूरे आंसर को कंक्लूड करना पड़ता है एक अच्छे पॉइंट के साथ। अब ऐसा कैसे करना है वो समझते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें 1 मार्कर क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, वो हम ज्यादा नहीं देखेंगे, तुम्हें डायरेक्टली आंसर लिखना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें प्रेजेंटेशन का कोई ऐसा खेला वेला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस को। वैसे तुम्हें 2 मार्कर क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं और इसका इंट्रोडक्शन तुम कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, द स्टोरी डैश टॉक्स अबाउट, या फिर द पोएम डैश टॉक्स अबाउट या स्पीक्स अबाउट। देखो बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। ये जो डैश गिवन है ना, यहाँ पे तुम्हें उस चैप्टर या उस पोएम का नाम लिखना है जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आया है। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा ना कि ये कौन सा चैप्टर से आया है। फॉर एग्जाम्पल भोली चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो तुम लिखना द स्टोरी भोली टॉक्स अबाउट या फिर स्पीक्स अबाउट, और ऐसे करके तुम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। अब क्योंकि ये 2 मार्कर क्वेश्चन है तो तुम इतना इंट्रोडक्शन भी दोगे तो बहुत है। तो यहाँ पे तुम्हारे कुछ 8 से 10 वर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली बॉडी में आना है और तुम्हें कुछ 3 से 4 लाइन लिखना है। तुम 25 से 30 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हो और तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर देना। यहाँ पे कुछ घुमा फिरा के बातें मत करना, डायरेक्टली आंसर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारा पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो बस मेन पॉइंट देखेगा और टिक मारेगा। सपोज पूछेगा भोली का रियल नाम क्या था और उसका शादी क्यों टूटा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना भोली नेम वाज सुलेखा एंड शी डिडंट मैरिड बिसाम्बर नाथ बिकॉज ही वाज ग्रीडी। और फिर कंक्लूजन वाले पॉइंट में एक अच्छा सा पॉइंट देके कंक्लूड कर देना पूरे आंसर को। लाइक तुम बता सकते हो ना कि क्या भोली ने ये जो डिसीजन लिया वो सही था या फिर नहीं, और ऐसे करके तुम कंक्लूड कर सकते हो। लाइक तुम लिख सकते हो इट वाज हर बेस्ट डिसीजन एंड लेटर शी बिकेम स्कूल टीचर एंड हर लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्लास 10th का एग्जांपल दे दिया, अब मैं तुम्हें एक क्लास 12th का भी एग्जांपल दे देता हूँ, तुम ध्यान से देख लो। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाई वाज सोफी जेलस ऑफ जियो ऑफ साइलेंस। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्लास 12th का तुम्हारा गोइंग प्लेसेस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तुम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, द स्टोरी गोइंग प्लेसेस टेल अस अबाउट द टीनेज पीरियड वेयर पीपल आर ऑफ्टन फाउंड ड्रीमिंग व्हिच इज फार फ्रॉम रियलिटी। इस तरह से तुम इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, फिर यहाँ पे प्रॉपर बॉडी दिया हुआ है और फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। तुम लोग ध्यान से देख लो, मैं डिटेल में बताने बैठूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल मैं तुम्हें क्लास 10th का भी दे रहा हूँ, उसे भी देख लो। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर डज शी गेट इट व्हाई नॉट। तो यहाँ पे देखो कैसे प्रॉपरली तुम्हारा इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया है। द स्टोरी सरमन एट बनारस टेल अस अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला लाइन। एंड इसके बाद फिर तुम्हारा बॉडी वाला लाइन दिया गया है एंड फिर तुम्हारा कंक्लूजन वाले पॉइंट को देखो कितना प्रॉपरली कंक्लूड किया गया है। फॉर देयर इज नो सच मेडिसिन अवेलेबल विच कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ। यहाँ पे प्रॉपरली कंक्लूड किया गया है कि ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। 1 से 1.5 लाइन में इंट्रोडक्शन वाले लाइन को लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर लास्ट में कंक्लूड करना है। एंड इस तरह से अगर तुम आंसर को लिखते हो तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं कटेगा, उल्टा तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। यही छोटी छोटी चीजें बहुत लोगों को पता नहीं होती है एंड वो लोग फुल मार्क्स नहीं ला पाते हैं एंड उनका कुछ मार्क्स कट जाता है। आई होप सो तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी, कमेंट जरूर करना। अब हम लोग देखते हैं कि 5 मार्क का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन का था, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है। वहां पर तुम्हें 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सिर्फ 40 से 50 वर्ड्स में लिखना होता था, वही यहाँ पर तुम्हें 120 से 150 वर्ड्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी लंबा हो जाएगा, बॉडी तो ऑफ कोर्स लंबा होगा एंड तुम्हारा कंक्लूजन थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन का पहला लाइन होगा वो बिल्कुल 2 मार्कर क्वेश्चन जैसा ही होगा। वहीं यहाँ पर तुम ऑथर का नाम भी लिख सकते हो। देखो कंपलसरी नहीं है, अगर तुम 10th में हो तो, अगर तुम 12th में हो तो प्लीज लिख कर आना, एक बार पढ़ लो सारे चैप्टर और सारे पोएम के ऑथर और पोएट का नाम याद कर लेना। लेकिन 10th वाले हो तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लिखना है, द स्टोरी स्लैश पोएम, अगर स्टोरी का नाम होगा तो स्टोरी का नाम लिखना, पोएम का नाम होगा तो पोएम का नाम लिखना। उसके बाद लिखना है रिटन बाय ऑथर, अगर ऑथर होगा तो ऑथर का नाम, अगर पोएट होगा तो पोएट का नाम। उसके बाद तुम उस स्टोरी या फिर उस पोएम का थीम डिस्कस कर सकते हो, सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर सकते हो, या फिर मोरल वैल्यूज डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा होगा ना उसी हिसाब से बनाकर वहां पे डिटेल लिख देना उस चैप्टर का। अगर क्वेश्चन उसके मोरल वैल्यू से रिलेटेड होगा तो तुम इंट्रोडक्शन में मोरल वैल्यू को स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन होगा जो डायरेक्टली पॉइंट पे बात कर रहा होगा या फिर डायरेक्टली कैरेक्टर पे बात कर रहा होगा तो तुम सीधा थीम डिस्कस कर सकते हो चैप्टर। और ऐसे ही तुम्हें इंट्रोडक्शन 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है टेंशन मत लो, मैं आगे तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल देख के अच्छे से समझ आना। इसके बाद तुम बॉडी को 6-7 लाइन में लिख सकते हो, जहां पे तुम ब्रीफली अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देना, चैप्टर के की पॉइंट्स और की लाइंस को ऐड कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी तुम 5 मार्कर क्वेश्चन के आंसर्स को कर रहे हो उसके बाद प्लीज अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस आंसर में मेंशन करने थे उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। उससे क्या होगा, जब एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक करेगा ना तो उसे तुम्हारा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगा तो वो छुप जाएगा। जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा वो डायरेक्टली पॉइंट देखेगा, उसको लगेगा वाह भाई वाह ये तो बहुत सही लिखा है, और तुम्हें फुल मार्क्स दे देगा टिक कर। तो हमेशा 5 मार्कर आंसर लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है उसे अंडरलाइन कर देना।
ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इतने भी बेवकूफ नहीं हो तुम लोग, बोर्ड्स देने वाले हो। एंड हाँ, मैंने कंक्लूजन पे तो बात ही नहीं किया, उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखना है, अच्छे से कंक्लूड करना है, अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो तुम कंक्लूजन में अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर्स के आंसर शीट में वो अपना ओपिनियन देते हैं, मतलब ओपिनियन का मतलब कुछ भी भर के मत आ जाना, जो लॉजिकल ओपिनियन होगा, जो बेसिकली चैप्टर का मोरल वैल्यूज होगा, वो वहां पे लिख सकते हो। तो जो लोग अभी तक यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ, 10th और 12th वाला दोनों देख लो। 5 सेकंड के लिए मैं तुम्हें 10th का क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, फिर 5 सेकंड के लिए 12th का क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरा लिटरेचर सेक्शन आराम से 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपका हो जाता है रीडिंग सेक्शन का 40 मिनट, राइटिंग सेक्शन का 50 मिनट और लिटरेचर सेक्शन का 1 घंटा। आपका टोटल हो गया 2.5 घंटा। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप अपने पूरे पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद भी आपका आधा घंटा बच जाएगा, जिसमें आप अपने कॉपी को अच्छे से चेक कर सकते हैं, पेंसिल लेके अपने आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, सभी आंसर्स के बाद अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपका पेपर अच्छा दिखे। अब आई होप सो मुझे बच्चों जैसा ये नहीं बताना पड़ेगा कि हर आंसर्स के बाद 2 लाइन छोड़ दो, ऑब्वियसली छोड़ देना ताकि अंडरलाइन करने के लिए जगह हो और तुम्हारा आंसर नीट एंड क्लीन दिखे। ये सब बच्चों वाली बात है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ब्लैक पेन या फिर रेड पेन यूज मत करना, वरना तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है और पेंसिल यूज कर सकते हो, स्केल यूज कर सकते हो, बस। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से आपका मार्क्स जरूर इंप्रूव होगा। बाकी मैंने प्रयास के बारे में बात कर रहा था, आपको याद ही होगा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आप घर बैठे ही अपने बोर्ड एग्जाम जैसा एग्जाम दे सकते हो। एंड इस बुक में आपके हर मेजर सब्जेक्ट के 2 गेस्ट पेपर अवेलेबल है, जो बिल्कुल उसी पैटर्न में बनाए गए हैं जिस पैटर्न में आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो जल्दी से इसे ऑर्डर कर लो, बाकी ये आपके पूरे एग्जाम में साथ देगा। और मार्किंग स्कीम तो गिवन ही है, आप लिखने के बाद अपने आंसर को अच्छे से चेक कर सकते हो और OMR भरने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलो तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।